बायोलॉजी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो बेटा, अपना जो ये टॉपिक चल रहा है पादप जल संबंध, आज ये टॉपिक पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है बेटा। इसमें कल लास्ट में जाते समय आपको मैं एक छोटा सा प्रश्न समझा रहा था, ठीक है बेटा, और प्रश्न भी बहुत सरल था, है ना। आपको मैंने ये बताया था कि देखो, एक कोशिका तो मैंने ये बनाई थी ए, और दूसरी कोशिका बेटा मैंने ये बनाई थी बी। दो कोशिकाएं हो गई, ठीक है ना। और बेटा इन दोनों कोशिकाओं में मैंने ओपी एवं टीपी के मान रखे थे, ठीक है ना। जैसे इसका 5, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 1, इस तरह से, ठीक है। ये कल से यदि अलग है तो भी कोई बात नहीं। आपको यहाँ पर ये नहीं जानना कि भाई ये वैल्यू मैं कितनी रख रहा हूँ। आपको तो इस प्रश्न में ये जानना है बेटा कि दोनों कोशिकाओं के मध्य जल का प्रवाह किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। तो देखिए बेटा, पहले तो आप इन दोनों में डीपीडी की कैलकुलेशन कर लेंगे। आपको कल मैं सूत्र बता ही चुका हूँ कि डीपीडी बराबर ओपी माइनस टीपी, ये अपना सूत्र होता है, ठीक है ना। तो पहले तो आप डीपीडी की मान निकाल लीजिए। 2 हो गया और इसमें 3 हो गया, है ना। और कल आपको मैंने एक चीज़ और बताई थी कि जो बेटा डीपीडी होता है ना, ध्यान से सुनना, डीपीडी होता है, इसको सामान्य भाषा में अपन जल की मांग कहते हैं, है ना। तो अब आप सुन लें कि जिस कोशिका की जल की मांग जितनी अधिक होती है उस कोशिका का डीपीडी उतना अधिक होता है। अब मैं यदि आपसे पूछूं कि कोशिका ए और बी में से किस कोशिका का डीपीडी ज़्यादा है, बी वाली कोशिका का। कितना है? 3 एटमॉस्फेरिक। और बेटा ए वाली कोशिका का डीपीडी कितना है? 2 है। कौन सी कोशिका का डीपीडी ज़्यादा है बेटा? बी का। यानी कि कौन सी कोशिका की जल की मांग ज़्यादा है? बी की। तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि जिस कोशिका की जल की मांग ज़्यादा होगी दूसरी कोशिका से जल का प्रवाह उस कोशिका में होगा। तो इस उदाहरण के अंतर्गत जल का प्रवाह सदैव ए से बी तक होगा। और बेटा जल का यह प्रवाह तब तक चलेगा, जल का यह प्रवाह तब तक चलेगा जब तक कि दोनों कोशिकाओं की डीपीडी एक समान नहीं हो जाती, ठीक है बेटा। तो ये अपना वो कल वाला उदाहरण है जिसको बेटा मैंने रिपीट कर दिया, ठीक है ना। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक बार बोर्ड के एग्जाम में ये प्रश्न आ भी चुका है। जल विभव, जल विभव साई या साई डब्ल्यू, ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका है बेटा। इसको ना हिंदी में साई बोलते हैं, इसमें पी साइलेंट होता है। एक्चुअल में ये जल विभव की इकाई भी मान लो, पास्कल भी होती है, ठीक है ना। वायुमंडलीय दाब वो भी कह सकते हैं, पर इसको प्रतीक, इसको प्रदर्शित करने का तरीका ये है। तो अपन सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि जल विभव किसे कहते हैं, ठीक है। तो जल विभव के लिए अपन एक सूत्र लिखते हैं, क्योंकि जो बोर्ड पे मैं सूत्र में लिखूंगा वही इसकी परिभाषा होगी। शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, ठीक है, माइनस बिलियन में
विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। तो ये मैंने बेटा आपके सामने एक सूत्र लिख दिया, ठीक है ना। तो इसी सूत्र पे आधारित होती है जल विभव की परिभाषा, जिसे साई द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसकी इकाई वायुमंडल या पास्कल होती है। इकाई वायुमंडल या पास्कल, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, अब जैसे आपको इसकी परिभाषा बोलनी है, किसकी? जल विभव की। तो बिल्कुल सरल है बेटा, देखिए, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई। तो बेटा यदि आप इस सूत्र को याद कर लें, सूत्र भी बहुत सरल है, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा माइनस विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, ठीक है। उसके बाद में ये भी आपको लिखना है कि जल विभव को साई या साई डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसकी इकाई वायुमंडल अथवा पास्कल होती है। एक बार इसका परिभाषा और सुन लीजिए। कैसे बोलोगे बेटा? आप बोलोगे बेटा, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा एवं विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। जल विभव को साई अथवा साई डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई वायुमंडल अथवा पास्कल होती है। एक बात आपने ख़त्म कर दी। आधुनिक विचारधारा के अनुसार, ध्यान से सुने, अब यहाँ लिख रहा हूँ, आधुनिक विचारधारा के अनुसार डीपीडी को आप पढ़ चुके हैं पहले। डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट को साई या साई डब्ल्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ परासरण विभव को, ओपी को साई पी साई एस के द्वारा, ठीक है, तथा टीपी को यानी कि स्फीत दाब को साई पी द्वारा व्यक्त किया जाता है, ठीक है बेटा। ये जल विभव की आधुनिक अवधारणा या आधुनिक विचारधारा के अनुसार डीपीडी को साई या साई डब्ल्यू द्वारा, ओपी को साई एस द्वारा और टीपी को साई पी द्वारा व्यक्त करते हैं, ठीक है। तो अब इनमें क्या संबंध होता है? साई या साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी, ये संबंध हो जाएगा बेटा। साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं बेटा? इसको तो बोलेंगे जल विभव, ठीक है। इसको बोलेंगे परासरण विभव और इसको बोल देंगे बेटा दाब विभव। तो यहाँ से जल विभव की एक और परिभाषा आपके सामने आ जाएगी। क्या परिभाषा सामने आ जाएगी बेटा? कि जल विभव का मान परासरण विभव और दाब विभव के योग के बराबर होता है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के जल विभव की कितनी परिभाषाएं हो गई? 2। कौन कौन सी परिभाषाएं हो गई? दोनों परिभाषाओं के बारे में आप सुन लीजिए। 2 परिभाषाएं हो गई, ठीक है ना। कौन कौन सी 2 परिभाषाएं हो गई? ध्यान से देखें। देखो बेटा, एक परिभाषा तो इसमें ये बन गई, ध्यानपूर्वक सुनना, कि शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा व विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं।
या आधुनिक अवधारणा के अनुसार जल विभव परासरण विभव एवं दाब विभव के योग के बराबर होता है। बैठ गई आपके समझ में? तो यहाँ तक की कहानी मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गई होगी। अब इसमें अपन को क्या बोलना है, देखो जल विभव और परासरणी विभव के मान तो ऋणात्मक होते हैं, मतलब साई व साई एस के मान तो नेगेटिव होते हैं, है ना। और बेटा साई पी का मान सदैव पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। आगे चलिए, ये पूरी बात समझ में आ गई। एक बार ये सारी की सारी बात मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको जल विभव की परिभाषा बोलनी है, ठीक है। कैसे बोलोगे? शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा व विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के अंतर को जल विभव कहते हैं। जल विभव को साई अथवा साई डब्ल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई वायुमंडल अथवा पास्कल होती है, ठीक है। आगे चलिए, आधुनिक विचारधारा के अनुसार विसरण दाब न्यूनता को जल विभव साई डब्ल्यू द्वारा, परासरण दाब को साई एस परासरण विभव द्वारा एवं स्फीत दाब को दाब विभव यानी कि साई पी द्वारा व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा वो ये बनेगा बेटा, साई बराबर साई एस प्लस साई पी, यानी कि जल विभव का मान, बोर्ड पे देखो, परासरणी विभव और दाब विभव के योग के बराबर होता है। जल विभव का मान परासरणी विभव और दाब विभव के योग के बराबर होता है। ये पूरी कहानी हो गई। आगे चलिए, तो बेटा अपना फॉर्मूला कौन सा आया? साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। यहाँ इनके मतलब भी लिख देते हैं। ये तो जल विभव हो गया, ये परासरण विभव हो गया, और साई पी को अपन क्या बोल देंगे बेटा? दाब विभव। आपको मैं ये भी बता चुका हूँ कि साई डब्ल्यू व साई एस ये दोनों कैसे होते हैं? नेगेटिव। और साई पी की वैल्यू कैसी होती है? पॉजिटिव होती है, ठीक है ना। अब अपन एक मैट्रिक्स विभव की कल्पना करेंगे बेटा। क्या है ये? मैट्रिक्स विभव। मैट्रिक्स विभव, ठीक है ना। तो ध्यानपूर्वक सुने, आगे आप बोलेंगे कि जल अवशोषण करने वाली सतह को मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो मैट्रिक्स द्वारा उत्पन्न होने वाला विभव मैट्रिक्स विभव कहलाता है, साई एम। मैं लिख रहा हूं, जल अवशोषण करने वाली सतह को क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। और बेटा मैट्रिक्स पर उत्पन्न होने वाले विभव को क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स विभव, यानी कि साई एम। साई एम कह देंगे, ठीक है ना। अब मेरी बात को सुने, ये जो साई एम है ना, ये साई डब्ल्यू के मान को बढ़ाता है, साई पी प्लस साई एम। इस समीकरण में लिख दिया अपन ने ये। मतलब मैट्रिक्स विभव भी परासरण विभव और दाब विभव के अंतर्गत जोड़ा जाता है। लेकिन बेटा पादप तंत्रों के लिए, यहाँ लिख देता हूँ, पादप तंत्रों के लिए साई एम का मान नगण्य होता है, जिसे शून्य के बराबर मान सकते हैं, ठीक है। तो उस केस में भी साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी ही होगा। आपने ना
पादप तंत्रों के लिए साई एम के मान को कितना मान लिया? 0 मान लिया। ठीक है ना बेटा। और एक बात यहाँ पर आपको और बता देता हूँ कि शुद्ध जल का जल विभव, शुद्ध जल का जल विभव न्यूनतम होता है, और न्यूनतम 0 है और ये सर्वाधिक है। बात को समझना कि शुद्ध जल का जल विभव सर्वाधिक होता है। सर्वाधिक कितना होता है बेटा? 0 होता है। तो आपको ना ये सारी बातें याद रखनी पड़ेंगी। 1 मिनट ध्यान से सुनना। देखो बेटा, ये मैंने मिटा दिया। अब केवल सूत्रों के रूप में बता रहा हूँ दोबारा से, ठीक है। देखिए, देखो बेटा, सबसे पहले मैंने लिखा जल विभव बराबर परासरण विभव प्लस दाब विभव। ठीक है, ये साहब आधुनिक विचारधारा। ठीक है, ये तो साई डब्ल्यू हो गया और इनको साई एस प्लस साई पी हो गया। और सुन लो, इधर लिख रहा हूँ साई डब्ल्यू व साई एस के मान तो नेगेटिव होते हैं, ठीक है, जबकि साई पी का मान पॉजिटिव होता है। साई पी का मान पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये तो हो ही गया अपना। ठीक है, अब अपन को आगे कहना है जल अवशोषण करने वाली सतह मैट्रिक्स कहलाती है। जल अवशोषण करने वाली सतह क्या कहलाती है? मैट्रिक्स। तो बेटा, मैट्रिक्स पर उत्पन्न होने वाला विभव क्या कहलाएगा बेटा? मैट्रिक्स विभव कहलाएगा। और इसको अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? साई एम से। किससे बेटा? साई एम से। और साई एम भी ना जल विभव के मान को बढ़ाता है। तो आप लिख देंगे साई डब्लू बराबर साई एस प्लस साई पी प्लस साई एम। ठीक है, लेकिन पादप तंत्रों के लिए साई एम का मान नगण्य होता है, बराबर इसे 0 मान लेते हैं। ठीक है, तो बेटा फिर ये पूरी राशि 0 हो गई, तो साई डब्ल्यू की वैल्यू क्या हुई? साई एस प्लस साई पी, है ना। एक लास्ट लाइन और इसमें अपन बोल देंगे कि शुद्ध जल का जल विभव सर्वाधिक होता है। और सर्वाधिक कितना होता है बेटा? 0। पहले मैंने न्यूनतम इस सेंस में बोला था बेटा कि जो 0 है वो एक न्यूनतम राशि है। बैठ रही है आपके समझ में? अब मेरी बात को आप ध्यानपूर्वक समझें। ठीक है, अब इस पाठ के अंदर है ना कुछ अंतर बचे हैं बेटा। अब इस पाठ के अंदर कुछ अंतर बचे हैं, है ना। हालांकि मैं पूरी की पूरी कहानी आपको समझा चुका हूँ, फिर भी सीट में अंतर जो लिखे हैं उनको एक बार ध्यानपूर्वक आप पढ़ लेना। ठीक है, सारे के सारे अंतर समझ में आ जाएंगे। जैसे देखो कौन कौन से अंतर लिखे हुए हैं। एक तो लिखा है जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन में, पढ़ा चुका हूँ दोनों की दोनों क्रियाएं। एक लिखा है बेटा अति पराश्री और अल्प पराश्री विलयन में। बता सकते हैं कि अति और अल्प पराश्री विलयनों में क्या अंतर है? बहुत सरल है। अति पराश्री विलयन वह विलयन होता है जिसमें
लवणों की सांद्रता अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से अधिक होती है। और अधोपराशरी विलयन कौन सा होता है? जिसमें लवणों की सांद्रता अपेक्षाकृत दूसरे विलयन के बहुत कम होती है। ऐसे ही बेटा देखो, जीव द्रव्य कुंचन और विकुंचन आपको समझा चुका हूँ। कुंचन किसे कहते हैं? कि जब किसी वनस्पति कोशिका को, जब किसी सजीव वनस्पति कोशिका को अधोपराशरी विलयन अथवा जल में रखा जाता है तो बहिर्पराश, पहले कुंचन समझाना है, तो अंतः परासरण की क्रिया के कारण निरंतर जल कोशिका के भीतर प्रवेश करता जाता है। कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है। बैठ गई समझ में? कोशिका स्फीत अवस्था में आ जाती है, ठीक है। और स्फीत अवस्था में आने के पश्चात उसमें स्फीत दाब डेवलप हो जाता है। लेकिन बेटा यदि आप जीव द्रव्य कुंचन के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपको कोशिका अति पराशरी विलयन में रखनी पड़ेगी। कोशिका के भीतर उपस्थित समस्त जल यानी विलायक के अणु जीव द्रव्य अथवा कोशिका रस से बाहर आ जाएंगे। जीव द्रव्य अथवा कोशिका रस से निकलकर कोशिका बाह्य विलयन में आ जाएंगे। तो कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो कोशिका के कोने में अथवा मध्य भाग में एक संकुचित पिंड के रूप में जमा हो जाएगा। वो जीव द्रव्य कुंचन हो गया। और जब किसी जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को आप जल या अधोपराशरी विलयन में रख देते हैं, है ना, तो उस कोशिका में तेजी से अंतः परासरण की क्रिया होगी। और तेजी से अंतः परासरण की क्रिया के परिणाम स्वरूप जल निरंतर भीतर प्रवेश करेगा। ऐसे ही बेटा अंतः परासरण और बहिर्परासरण में अंतर लिखे हैं। ये सारे अंतर आपकी सीट में लिखे हुए हैं बेटा। तो अंतः परासरण और बहिर्परासरण, इन दोनों के अंदर भी आप समझ सकते हैं क्या क्या अंतर हो सकते हैं। अब मेरी एक बात ध्यानपूर्वक सुन लें। इस तरह आपका फिजियोलॉजी का पहला पाठ पादप जल संबंध खत्म हो गया है, ठीक है। इस पाठ में आपने विसरण, परासरण, अंतःचूषण और उसके अलावा बेटा जल विभव आदि के बारे में पढ़ा है, ठीक है ना। अब यहाँ से आगे अगले वीडियो से अपन अगला चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है ना।